हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पल्स पे बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, अब तक हमने हमारे 3 चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से हमने मास्टर कर लिए हैं। और ये हमारा जो है 4th चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और इस चैप्टर में भी बच्चों हमने इस चैप्टर का जो बेसिक जो नॉलेज था वो हमने कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। जो बच्चे अभी आज जुड़े हैं वो सबसे पहले कल के लेक्चर को देखकर और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। उसके बाद में जो कल के जो लेक्चर था उसमें जो बेसिक पढ़ाया है उस बेसिक को एक बार आप देखिए। उस बेसिक पे आप पहले विचार कीजिए कि वो बेसिक क्या था, आपके दिमाग में वो बेसिक सेट हुआ है नहीं हुआ। यदि नहीं सेट हुआ है तो वीडियो को एक बार 2x में करके आप देख सकते हैं वापस। और सबसे पहले आपका काम यही है कि आप उस बेसिक को सीख लीजिए कि क्या क्या इस चैप्टर में है, क्या क्या मुझे करना है, किस तरह से मुझे करना है। इसके बाद में इस चैप्टर के क्वेश्चंस पे आना है। और आज की क्लास में हम इस चैप्टर के PYQs जो है उन PYQs का बच्चों हम डिस्कस करेंगे। और अगले 1 या 2 दिन की जो भी क्लासेस अपनी आएंगी इस चैप्टर पे उनमें हम लगभग सारे PYQs इस चैप्टर के बच्चों कवर करेंगे। इस चैप्टर से बच्चों मैं कह रहा हूँ आपको कि यदि आप इसमें बहुत कम टाइम देते हो तो भी आपका ये वाला चैप्टर है बहुत अच्छे से मास्टर हो सकता है। और क्वेश्चंस आपको फिक्स है, वो आने हर साल वैसे ही क्वेश्चन इससे फिक्स रहते हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों ये जो चैप्टर है ये केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर इस साल मैं बता रहा हूँ आपको। इससे इस साल मुझे लग रहा है कि 95% एक केस स्टडी इस चैप्टर से इस साल पूछी जाएगी। तो केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर की 1-2 इंपॉर्टेंट केस स्टडीज जो होंगी उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम जो है सबसे पहले इसमें जो PYQ जो पूछे हुए हैं उनका डिस्कस करना भी स्टार्ट करते हैं। तो जो भी बच्चे अभी इस चैनल पर नए हैं वो बच्चे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि यहाँ पे लर्निंग पल्स पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको जो क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है उस एजुकेशन का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी जो मैथमेटिक्स का जो डर है उन बच्चों में बैठा हुआ उन मैथमेटिक्स के डर को वो दूर कर सके और अपने एग्जाम में मैथमेटिक्स में एटलीस्ट काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। बच्चों मैथमेटिक्स में स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके मन में जो डर है आप उसको निकाल दो और प्रैक्टिस करो, आपका स्कोर बहुत बढ़िया होगा। इसी के साथ बच्चों अब हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। और हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है, पढ़ो एक बार। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3 हैज़ नो सोल्यूशन। कल मैंने केस दिखाए थे आपको कि नो सोल्यूशन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते नो सोल्यूशन। क्वेश्चन देखो उल्टा पूछा है, नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन है तो देखो क्या होगा। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन ये MCQ है तो आपको टाइम नहीं लगेगा वहां पे, इसको सोल्व करना नहीं है, ऐसे लिखना नहीं है, बस रफली सोल्व कर लो। नो सॉल्यूशन तो मतलब लाइन्स आर पैरेलल। देखो रिवाइज भी करवा देता हूं, नो सॉल्यूशन इंप्लाइज लाइन्स आर पैरेलल और लाइन्स पैरेलल इंप्लाइज A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में डिस्कस किया था, जिस क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ सीन था कि लाइन से वो पैरेलल है। तब हमने बच्चों ऐसी ही कंडीशन यूज की और हमने उस क्वेश्चन को भी कल सोल्व किया था। बिल्कुल वही क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन इस साल 100% एक MCQ एग्जाम आएगा 100%। तो यहाँ से बच्चों सबसे पहले हम A1 B1 C1 निकालने की कोशिश करते हैं, फिर A2 B2 C2 निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन बच्चों ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू कितना है, 0 है। 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3 है। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे इक्वल टू हमेशा 0 होना चाहिए। तो गिवन इक्वेशन उसको आप क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू कितना, 0। यहां से आप जब कंपेयर करोगे आपकी इक्वेशन से किस इक्वेशन से कंपेयर करना है बच्चों, कंपेयर आपको करना है किससे, इन इक्वेशन से। ax1 प्लस बी वाई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू कितना, 0। जब आप ये काम करते हो तो अब आपके पास में यहां से दो कंपेयर करो, पहली इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो देखो a1 इक्वल टू कितना आया, 1, b1 इक्वल टू कितना आया, सर इसके पास भी 1 है, 1। c1 देखो कई बार बच्चा 4 लिख देता, 4 नहीं, ये -4 है। ऐसे ही a2 कितना है, देखो a2 कितना है, 2 है सर। b2 कितना है सर, b2 k है। c2 कितना है, देखो -3 है। अब वो कंडीशन यहाँ अप्लाई करो, देखो a1 अपॉन a2
equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 because given that there is no solution implies lines are parallel, that implies a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। यस सर, समझ आई हमें ये बात। तो लगाओ देखो, a1 upon a2 यानी 1 upon 2 इक्वल टू 1 upon k इज नॉट इक्वल टू माइनस के 4 अपॉन माइनस के 3। तो माइनस से माइनस तो हो गया कैंसिल, एक बार इसको इसके इक्वल कर लो और एक बार इसको इसके इक्वल नॉट इक्वल कर लो। तो ये आया 1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन के एंड 1 अपॉन के इज नॉट इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो सर यहाँ से k देखो कितना आ जाएगा, k इक्वल टू एक तो आ गया 2 एंड दूसरा देखो, दूसरा k की वैल्यू यहाँ से आप निकालना चाहोगे, रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो ये आ गया 3 अपॉन 4। जब k ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो k की वैल्यू एक तो आ गई 2 और एक k की वैल्यू कितनी आ गई, k इज नॉट इक्वल टू 3/4। अब ये 3/4 वाला तो देखो ऑप्शन में है नहीं, ध्यान देना यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार देखो अपन गलती कर देते हैं, बोला नॉट इक्वल टू 2, तो आपका दिमाग में सोचते सर ये क्या है, नॉट इक्वल टू 2 इसको कर दूं क्या, नहीं करना। नॉट इक्वल टू वाला आता है 3/4 तो उसको करना है क्लिक, वरना नहीं करना है। तो अभी आंसर में देखो कितना है 2, तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ आई सभी बच्चों की बात। तो क्वेश्चन 1 क्लियर हुआ सभी बच्चों का, यस सर क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन सेकंड पढ़ो फिर, देखो क्या है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -6 हैज। अरे बच्चों ये तो ग्राफ वाला क्वेश्चन है सर, पहला टॉपिक ही आ गया, ये तो आपने बताया था वही टॉपिक है ये तो। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा हुआ है, 2020 का क्वेश्चन है। तो बच्चों मैंने बोला दोनों सेम आ जाता है, उस केस में क्या होता है बच्चों, दोनों सेम आ जाता है, उस केस में क्या होता है, याद करो जब ग्राफ का टॉपिक पढ़ाया था सबसे पहली बात यही पढ़ाई थी। तो जब भी आपके पास यहां y हो और यहां भी कितना हो, y हो, तो उस केस में सॉल्यूशन होता है नो सॉल्यूशन। और यहां पे y होता है, यहां पे x होता, तब सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन। समझ गए सारे बच्चे बात को। तो क्वेश्चन सेकंड भी सर हमारा हो गया, बहुत बढ़िया, 2 क्वेश्चन कर दिए हमने। क्वेश्चन थर्ड देखो, थर्ड में क्या है कि दे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और लीनियर इक्वेशंस आपके पास में बोला है, ऑप्शन पढ़ो एक बार, क्या बोला है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट विथ 1 सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट विथ मेनी सॉल्यूशंस, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो सर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये सारी बातें तो सर होती थी, ये सारी बातें तो कब होती थी बच्चों, कब होती थी ये सारी बातें, सर ये बातें तो हमने उस इंडेक्स में पढ़ाई थी सर आपने। तो बच्चों उसी इंडेक्स से क्वेश्चन आया, ये भी देखो, तो इंडेक्स से क्वेश्चन आया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को ये कैसे करना है हमें। चलो चलते हैं, चले क्या, हाँ सर बिल्कुल चलते हैं। लो क्वेश्चन थर्ड पे फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो बताओ देखो क्या आएगा क्वेश्चन थर्ड हमारे पास। सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, गिवन क्या क्या है। हाँ गिवन इक्वेशंस क्या क्या है, गिवन इक्वेशंस 3x/2 + 5y/3 इक्वल टू 7, 3x/2 + 5y/3 इक्वल टू कितना 7। एंड दूसरा क्या है, एंड दूसरा है 9x + 10y इक्वल टू 14। बच्चों आप चाहो तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, वरना मैं पहले आपको ये स्टेप ज़्यादा अच्छे से आप कर सकते हो। 2 और 3 दोनों का एलसीएम लो, कितना आया 6। पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीपल कर दो, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीपल कर दो, तो कितना आया देखो, इसको 6 से मल्टीपल कितना आया, 6 × 3x/2 + 6 × 5y/3 इक्वल टू 7 × 6। एंड इसको तो कुछ नहीं करना, ऐसी कैसी पड़ी रहने दो। यहाँ से ध्यान से देखो, इससे कटा ये 3 टाइम, तो यहाँ आया 9x, ये कटा 2 टाइम तो आया +10y। ये सर इधर माइनस का कर लेते, इधर लाके 42 इक्वल टू कितना 0। ये कितना आया देखो 9x + 10y - 14 इक्वल टू कितना 0। सर समझ आ रही है सर ये वाली बात तो हमें, तो बच्चों समझ आ रही है ये वाली बात। तो सबसे पहले ध्यान से देखो सर, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात हो रही तो हम कंपेयर करके A1 A2 B1 B2 वो सब निकालते हैं। तो A1 आया कितना 9, B1 आया कितना 10 एंड C1 कितना आया -42। A2 बताओ कितना आया, देखो इक्वेशन से कितना आया, A2 9, B2 कितना आया 10 एंड C2 कितना आया -14। सर A1/A2 B1/B2 C1/C2 कर दो, क्या आएगा, A1/A2 इक्वल टू कितना 9/9 कितना 1, B1/B2 करो दे कितना आया 10/10 कितना 1, C1/C2 करो कितना आया देखो
माइनस के 42 अपॉन -14 कितना 3। मतलब सर कैसा आया है सर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। क्या ऐसा ही कंडीशन है क्या बच्चों? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 की तो 1 आ रहे हैं ना दोनों की वैल्यू, ये तो दोनों इक्वल है सर, लेकिन ये 3 के इक्वल नहीं होगा। तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। कौन सी कंडीशन होती है बच्चों? कैसी लाइन होती है सर? पैरेलल लाइंस होती है, आपने सिखाया था। और पैरेलल लाइन जब होती है तो सॉल्यूशन कितने होते हैं सर? 9 सॉल्यूशन होते हैं सर। जब 9 सॉल्यूशन होता है तो सिस्टम कैसा होता है सर? सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है सर। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम आपके पास है तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देखो कंसिस्टेंट वाला ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, एक ही ऑप्शन है इनकंसिस्टेंट का, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो क्वेश्चन थर्ड भी समझ आया सभी को? बहुत बढ़िया, क्लियर हो रहा है सभी बच्चों के ये क्वेश्चन? तो ऐसे ही क्वेश्चन सीबीएसई में इस साल आपसे पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, और आपसे इस साल इस टॉपिक का जो मैंने आपको A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 वाली इंडेक्स आपको बताई है, इस इंडेक्स से एक आपका MCQ 100% पूछा जाएगा। तो सारे बच्चे इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लेना। लर्न करने के बाद में आपको क्वेश्चंस पे अप्लाई भी करनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर हमने लर्न कर लिया और अप्लाई नहीं करना आ रहा। यदि ऐसा हुआ तो आप इस चैप्टर में अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। इवन इस चैप्टर में ही नहीं, यदि आपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है और उनको क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं किया तो बच्चों आप मैथ में ही काम नहीं कर पाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को पढ़ो और उनको क्वेश्चंस पे लगाओ। यस सर, लगाएंगे सर, आपकी बात क्यों नहीं मानेंगे? मानेंगे ही, माननी पड़ेगी बच्चों। यदि नंबर अच्छे लाने हैं तो बात तो माननी ही पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 years ago, सर ये तो वर्ड प्रॉब्लम आ गई। और वर्ड प्रॉब्लम कौन सी लग रही है सर? ये तो सर एज की सी प्रॉब्लम लग रही है सर। तो बच्चों एज की वर्ड प्रॉब्लम आपके पास में आई है तो 2 ही चैप्टर है सर वर्ड प्रॉब्लम के। तो कौन कौन से सर? या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम है या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम है। तो आपको उस बात से कोई अभी लेना देना नहीं है क्वाड्रेटिक की है या आपकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की है। आपको तो क्वेश्चन को पढ़ना है बस। और क्वेश्चन में कितने लोग हैं मैंने बताया था ना आपको कि बेटा जब आपके एज वाली वर्ड प्रॉब्लम आती है, उस वर्ड प्रॉब्लम में आपके पास कितने पीपल है उनके बारे में पहले देख लो। उसके बाद में जो जो वो बोलता है बेटा उठो उठ जाओ, वो बोलता बैठ जाओ बैठ जाओ, वो बोलता लेट जाओ लेट जाओ, वो बोलता दौड़ो तो दौड़ने लग जाओ क्वेश्चन के साथ साथ। और जैसे जैसे क्वेश्चन के साथ दौड़ेगा आपका काम हो जाएगा। तो बोला 3 year ago, मतलब 3 year ago की बात हो रही है। रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। 10 years later, मतलब 10 ईयर बाद की बात हो रही है। रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा? तो बच्चों अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 2 बच्चे हैं। कौन कौन है? रश्मि और दूसरी कौन है? नजमा। ये 2 बच्चे हैं। अपन कंसिडर कर लेते हैं इनकी अभी की जो अभी प्रेजेंट एज है वो कितनी है? इसकी x है और इसकी कितनी है? y है। बात समझ आई क्या? ये दोनों की क्या है? प्रेजेंट एज है। तो आप सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिख दोगे, लेट द एजेस ऑफ रश्मि एंड नजमा बी x एंड y। पहली बात तो ये लिखोगे। अब बच्चों देखो ध्यान से, 3 year ago, भाई अब आज आप अभी मान लो 15 ईयर के हो तो 3 year ago 3 साल पहले कितने ईयर के थे? कितने ईयर के थे? 12 के थे ना? कैसे पता चला? 15 माइनस 3 12। तो वही काम यहाँ पे करेंगे। तो 3 year ago जो एज होगी वो क्या क्या होगी? देखो 3 years ago the ages was x minus 3 and y minus 3। या फिर ऐसे लिख लो, ages of रश्मि एंड नजमा। रश्मि एंड नजमा was x minus 3 and y minus 3 years respectively। समझ गई बात को? समझ गई सर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू द
क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला पढ़ो। क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि 3 years ago रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा, मतलब जो रश्मि जो है उसकी एज की बात हो रही है। और ऐसे क्वेश्चन में जिसकी एज की बात होती है उसकी एज लिख दो, इक्वल टू लगा दो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। बोला क्या है, इस रश्मि की जो एज है वो कितनी है अभी, x-3 है, वो इक्वल है किसके, थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। तो नजमा कितनी ईयर की है अभी, y-3 ईयर की है, इससे थ्राइस है मतलब ये है। और इसको क्या लिख सकते हो, x-3 इक्वल टू 3y-9। और क्या लिख सकते हो, x-3y प्लस 6 इक्वल टू कितना, 0। इसको इक्वेशन आप दे देना 1। फिर क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, 10 years लेटर। तो दूसरा देखो अगेन क्वेश्चन से देख रहे हैं, 10 years लेटर द एजेज ऑफ, रश्मि को आर से डिनोट कर रहा हूं और एक बार, रश्मि एंड नजमा विल बी कितनी हो जाएंगी, x+10 एंड y+10। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में तो क्या बोल रहा है, 10 years लेटर किसकी एज की बात हो रही है, रश्मि विल बी, सर फिर इसकी एज की बात हो रही है, तो रश्मि की एज कितनी है, x+10, वो इक्वल टू है किसके, ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। तो नजमा की एज कितनी है सर, y+10, और इसकी कितनी है, ट्वाइस है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, x+10 इक्वल टू 2y+20। इसको और कितना लिख सकते हैं, देखो ये y इधर आएगा, कितना बचा, x माइनस से कितना 2y-10 इक्वल टू कितना, 0 बचा सर। अब देखो ध्यान से, इसको इक्वेशन क्या नाम दे दो, सेकंड नाम दे दो। दोनों इक्वेशन को गौर से देखो। मैंने बताया था कि ऐसी जब दो इक्वेशन आ जाती है तब हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, बट मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करता हुआ नजर आऊँगा। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और 2 में आप जब एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे तो आप देखो इसका कोएफिशिएंट कितना अभी सर 1 है, इसका भी कितना है 1 है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इन इक्वेशन 1 and 2। तो देखो पहले x को एलिमिनेट कर देते हैं, तो कितना आया, x-3y प्लस 6 इक्वल टू कितना, 0। दूसरा x-2y-10 इक्वल टू 0। देखो माइनस प्लस फिर क्या प्लस, x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचा कितना देखो, -y, -3y प्लस 2y प्लस कितना 16 इक्वल टू कितना 0। तो y इक्वल टू कितना आ गया 16। ये 16 उठा के इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो और सेकंड में भी पुट कर सकते हो। तो 16 उठा के इसमें पुट करो, एंड नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखो क्या आएगा 1 से, यहाँ जैसे 16 पुट करोगे हो गया 48 इसमें से 6 चला जाएगा, बचा कितना 42। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 42। नीचे लिख देना, हेंस द एजेज ऑफ द रश्मि एंड नजमा इज x इक्वल टू 42 एंड y इक्वल टू कितना 16। ये आपका बच्चों कंप्लीट एक हमने एज की जो वर्ड प्रॉब्लम थी वो हमने बहुत इजीली इसको सोल्व कर दिया। देखो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम यदि आपके पास आती है तो मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चन आपको जैसे कहे वैसे करो। यदि आप क्वेश्चन की बात मानते हो तो आप उसको बहुत इजीली सोल्व कर पाओगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाँ, द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे दो नंबर की बात हो रही है और एक बीच में वर्ड आ रहा है कौन, ग्रेटर, मतलब दो नंबर है, एक ग्रेटर एक स्मॉलर। पहले नंबर कंसिडर करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो लेट द टू नंबर बी x and
वाई, ब्रैकेट में देखना x इज ग्रेटर देन वाई, मतलब x वाई से बिगर है। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, half of the difference between the two numbers, half of the difference between two number in x minus y इक्वल टू कितना 2। इसको और कितना लिख सकते हो बच्चों, x माइनस वाई इक्वल टू कितना 4, क्रॉस मल्टीपल इक्वेशन नंबर 1। अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द, 2 बार काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो फिर से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे तो क्या आएगा, देखो द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। देखो द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13, मतलब 2 का सम करना है, किस किस का, सम ऑफ ग्रेटर नंबर कौन है x, प्लस ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, दोनों का सम इक्वल टू कितना 13। इक्वेशन कौन सी, सेकंड। सर वापस एलिमिनेट कर लेंगे हम, तो यहाँ पे भी इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1 वी हैव, क्या आएगा देखो, x माइनस वाई, माइनस इधर ले आए क्या, चलो पढ़ा रहने तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, हो जाएगा सॉल्व बाई इक्वेशन 1 and 2। ठीक है सर, समझ गए सर, बात को समझ गए। तो आ जाओ आगे, माइनस 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 ये हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा माइनस के 3y इक्वल टू माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ गया 3। जब y की वैल्यू 3 आई तो y की वैल्यू उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो आंसर कितना आया, x माइनस 3 इक्वल टू 4, इट्स इम्प्लाइज x इक्वल टू कितना आया 7, आंसर आ गया। तो यहाँ पे जो दोनों नंबर थे वो कौन कौन आए, एक तो नंबर हो गया y इक्वल टू 3 और दूसरा नंबर कौन हो गया 7। और खुद देख लो आप, x इज ग्रेटर देन y, तो x की वैल्यू कितनी आई है 7 और y की वैल्यू कितनी आई है 3। क्वेश्चन सॉल्व हुआ है नहीं हुआ, अरे आया ही नहीं है समझ आपको। तो ये नंबर की वर्ड प्रॉब्लम थी जो हमने बहुत इजीली कर दी। बच्चों वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करना मुझे लग रहा है कि आपका बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। ये तो भाई इतना सिंपल क्वेश्चन होता है भाई, कभी कहेगा एज ये हो गई, कभी कहेगा एज वो हो गई, कभी कहेगा 3 ईयर अगो, कभी कहेगा 3 ईयर आफ्टर, कभी कहेगा हाफ ऑफ द पेरीमीटर, कभी कहेगा हाफ ऑफ द नंबर, कभी कहेगा स्क्वायर ऑफ द नंबर, कभी कहेगा डिफरेंस ऑफ द नंबर। यही सारी चीजें हैं, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी, आपको स्टेप्स को समझना पड़ेगा, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि क्या करना चाहता है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि 2 नंबर्स आर इन रेशियो 5:6। तो कितने नंबर्स की बात हो रही है, 2 नंबर्स की बात हो रही है वापस। तो देखो लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y। सर दोनों नंबर कंसीडर कर लिए, x और y है। फिर क्या बोला है, 2 नंबर्स आर इन रेशियो 5:6। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहला तो क्या आएगा 5:6 आ जाएगा, मतलब x अपॉन y इक्वल टू कितना आ जाएगा 5.6 आ जाएगा। आपसे तो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था कि फाइंड अ फ्रैक्शन हुज रेशियो इज 5:6। तो आपको तब भी आपके पास x अपॉन y कंसीडर कर लेते, वही सीन यहाँ पे दिया हुआ है। इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स द रेशियो बिकम्स 4:5। फाइंड द नंबर्स। तो बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नंबर की वर्ड प्रॉब्लम है जो रेशियो में दे रखी है। तो यहाँ पे लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y। इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड, if 7 is subtracted from each number, the numbers becomes x minus 7 and y minus 7. Now according to the question, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि आप देखोगे तो क्या होगा, देखो दोनों स्टेटमेंट साथ में लिख रहा हूं। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। तो पहला तो क्या आया x अपॉन वाई इक्वल टू 5/6। इसको क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे
6x इक्वल टू 5y लिख देंगे, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, मैं बढ़िया काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, x इक्वल टू 5y अपॉन 6, इक्वेशन आप दे देना 1। एंड दूसरा देखो क्या है, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर each of the numbers the ratio becomes 4:5, subtracted each of the numbers the ratio becomes 4:5। तो नंबर अभी नए नंबर कौन है, x माइनस 7 और y माइनस 7, x माइनस 7 अपॉन y माइनस, अच्छा x माइनस 7 y माइनस 7, नंबर्स बिकम्स 4/5। इसको और कितना लिख सकते हो, देखो x माइनस 7 इंटू 5 इक्वल टू वाई माइनस 7 इंटू 4, और कितना लिखा जा सकता है इसको, 5x माइनस 35, 4y माइनस नहीं इंटू है माइनस 28, तो 5x माइनस 4y, ये इधर आएगा प्लस का होगा, माइनस के 7 इक्वल टू कितना 0। इक्वेशन कौन सी, सेकंड। बच्चों आप यहाँ से चाहो तो दोनों को सोल्व करके एलिमिनेट भी कर सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे एलिमिनेट करने से ज़्यादा बढ़िया क्या है, x की वैल्यू अपने पास वो सब्स्टिट्यूट कर दो, ज़्यादा बढ़िया ये मेथड है। अब तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, क्या आएगा देखो, x की वैल्यू पुट करो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 5y अपॉन 6 माइनस 4 इंटू वाई माइनस 7 इक्वल टू कितना 0। तो बताओ देखो कितना आएगा, ऊपर तो हो गया 25y अपॉन 6 माइनस 4y, उधर भेज दो क्या दोनों को, सर भेज दो, 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 25y इक्वल टू कितना 24y प्लस 42, ये इधर आएगा तो y इक्वल टू कितना आ गया 42, y की वैल्यू 42 आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देना। नाउ यू फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू कितना आएगा देखो 5y की वैल्यू कितनी है 42 अपॉन कितना 6 7 तो कितना 35, x इक्वल टू कितना आ गया 35, तो नीचे लिख देना हेंस द नंबर्स आर 35 एंड 42। क्या क्लियर हुआ सभी बच्चों का ये क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो बच्चों प्रॉब्लम सिंपल ही है, बस आप फोकस करते जाओ। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर, ये सीबीएसई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर ठीक है सर, कर लेंगे अब हम इस क्वेश्चन को भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखो पढ़ो एक बार सारे बच्चे ध्यान से। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 14। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18, फाइंड नंबर। मतलब बच्चों ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम में भी क्वेश्चन ये ऐसा करवाया था, जो 2 डिजिट की वर्ड प्रॉब्लम थी वहां पे। सर क्वेश्चन तो वैसा ही लग रहा है सर, लेकिन सर ये इसमें है, ये बच्चों किसी में भी हो सकता है। आपको जब ऐसी वर्ड प्रॉब्लम जब दिखती है तो आपको सोच लेना है कि या तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या फिर वो आपके पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल की है, लेकिन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क करना है बस। तो मैं वापस वो बात रिवाइज करवा रहा हूँ कि 2 डिजिट की जो वर्ड प्रॉब्लम होती है उन्हें कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपने नंबर को कंसिडर कर लोगे, क्या 10x + y कंसिडर करोगे। मैं वापस इसका रफ फॉर्मेट बता रहा हूँ कि ऐसे आप याद रख सकते हो। x एंड y आर डिजिट्स, x एंड y आर डिजिट्स, तो x और y ये दोनों डिजिट्स है। इसके बाद में बच्चों जब नंबर इंटरचेंज होता है तो नया नंबर जो निकल के आता है वो कितना निकल के आता है 10y + x, ये 3 ही बात याद रखनी है। 10x + y इज अ नंबर and x and y are digits. When the digits are interchanges, then the numbers will be 10y + x. ये आपके पास में 3 चीजें याद रखनी है आपको। यदि 3 चीज याद होती है तो आप किसी भी क्वेश्चन को 2 डिजिट का जो क्वेश्चन है उसे आप आराम से सोल्व कर सकते हो। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो इसके सॉल्यूशन को कैसे करते हैं। देखो सॉल्यूशन, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x + y, यही कंसिडर करना है 10x + y। अब क्वेश्चन में तो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 14। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सारी बातें यही बोल रहा है, क्वेश्चन ही बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
क्या क्या कहा है देखो, क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट्स। तो डिजिट्स क्या है, एक्स और वाई डिजिट्स है, इनका सम मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना कितना 14। इक्वेशन कौन सी 1। द डिजिट्स द नंबर ऑब्टेंड। अब नंबर देखो, द नंबर ऑब्टेंड बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स। मतलब आप क्या करना, आपको जब आप नंबर के डिजिट्स को आप क्या करते हो, इंटरचेंज कर देते हो, यानी ऐसा लिख देते हो 10y प्लस एक्स, मतलब x की जगह y और y की जगह x, तब जो नया नंबर निकल के आएगा वो यही तो होगा 10y प्लस एक्स। उसके बारे में भी बताया है देखो, यहाँ पे एक्सीड्स का मतलब होता है मोर देन। एक्सीड्स का क्या मतलब होता है, मोर देन, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला है कि नंबर ऑब्टेंड बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। तो आपने नंबर जो ऑब्टेंड किया वो कितना है 10y प्लस एक्स है। एक्सीड्स द गिवन नंबर, गिवन नंबर कौन है 10x प्लस वाई, ये अपना गिवन नंबर है। इसे एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब मोर देन कितना है 18, तो प्लस कितना, बस ये काम करना है। इसको फर्दर सोल्व करते तो क्या आएगा, इस x को इधर लाए कितना आया 10x माइनस एक्स कितना 9x, फिर आप इस 10y को इधर लाओगे कितना माइनस 9y इक्वल टू कितना 18। सर 9 कॉमन भी आ रहा है, सर कॉमन ले लो, तो और क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 18 अपॉन 9। तो ये कितना आएगा, इट्स इंप्लाइज x माइनस वाई इक्वल टू कितना 2। ये इक्वेशन कौन सी आ गई अपने पास, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब बच्चों 1 को और 2 दोनों को सोल्व करो, 1 माइनस 2 कर लो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। मैं कह रहा हूँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 पुट करो, दोनों इक्वेशन यहाँ पे पुट कर लो, माइनस कर लो, x माइनस वाई इक्वल टू सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 2, माइनस प्लस माइनस x x कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया 2y इक्वल टू कितना 12 और y इक्वल टू कितना 6। अब y 6 आया है तो x की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे नाउ फ्रॉम 1, नाउ फ्रॉम 1, और 1 से क्या आएगा y की वैल्यू 6 पुट करोगे, x की कितनी आएगी x प्लस 6 इक्वल टू 14 और x इक्वल टू कितना 8। बच्चों कई बच्चे यहाँ तक ही करके आते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है यहीं तक क्वेश्चन को करके आ जाते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद में नंबर नहीं निकाल के आते। सो नंबर क्या होगा वो देखो ध्यान से, सो द नंबर टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 10 इंटू 8 प्लस 6, 10 इंटू 8 प्लस 6 इक्वल टू कितना 8, अच्छा 10 इंटू 8 मतलब कितना 80 प्लस 6 कितना 86, नीचे लिख देना, हेंस द नंबर इज 86। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व होता है। 2 डिजिट की जो वर्ड प्रॉब्लम होती है वो बच्चों बहुत इजीली आप सोल्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इजीली सोल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ते हो। मैं फिर एक बार वो बात रिवाइज कर रहा हूँ क्या क्या बात है। नंबर को कंसिडर कर लो 10x प्लस वाई है, x एंड y है वो डिजिट्स है। कोई बच्चे को किसी ने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं देखा है तो वो यहाँ से कर सकता है, 10x प्लस वाई नंबर है, x एंड y डिजिट्स है, और जब नंबर की डिजिट्स को आप इंटरचेंज कर देते हो तो नया नंबर आता है वो होता है 10y प्लस एक्स। क्लियर है सभी बच्चों के, क्लियर है नहीं है तो क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, ए फादर एज इज थ्राइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन आफ्टर 5 years his age will be 2 times the sum of their ages, find the present age of the father। मतलब क्या फाइंड करना है बच्चों, प्रेजेंट एज ऑफ फादर तो फाइंड करना है। अब सर यहाँ पे लोग कितने हैं वो देखो, यहाँ पे कितने लोग हैं टोटल, 3 लोगों की बात हो रही है। एक तो किसकी बात हो रही है, फादर की बात हो रही है, और 2 उसके बच्चों की बात हो रही है। लेकिन सर यहाँ पे 3 लोग हैं, लेकिन एज तो मैं एक की पूछी, बच्चों की एज तो नहीं पूछी ना हमसे, नहीं पूछी सर। यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। ए फादर्स एज इज थ्राइस द सम ऑफ एजेज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आप इस क्वेश्चन में जब ऐसे कंसिडर कर लोगे, लेट द एजेस ऑफ फादर एंड हिज 2 चिल्ड्रंस बी एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली, तब आपके पास में केस क्या होगा बच्चों, आपके पास 3 वेरिएबल हो गए, कौन कौन एक्स वाई और जेड। तो आपको इक्वेशन की कितने की जरूरत पड़ेगी, 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी सोल्व करने के लिए। लेकिन सर हमें तो 2 इक्वेशन का पता है, 3 इक्वेशन हमें सोल्व करनी नहीं आती है। तो बच्चों हमें 3 इक्वेशन बनानी है, हमें 2 इक्वेशन बनानी है। तो देखना इसके सॉल्यूशन में आप
इसके सॉल्यूशन में आप देखोगे ए फादर्स एज इज थ्राइस, तो सबसे पहले एज कंसिडर करते हैं। लेट द एजेज, प्रेजेंट एज की बात कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एजेज ऑफ फादर एंड सम ऑफ ages of his two children be x and y respectively। क्लियर है क्या? द प्रेजेंट एजेज ऑफ फादर एंड सम ऑफ एजेज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, मतलब टू चिल्ड्रन, एस नहीं आता चिल्ड्रन में, ठीक है ना। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि क्वेश्चन में तो ऐसे लिखा हुआ था कि फादर की एज थ्राइस है, सम ऑफ एजेज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन। तो बच्चों मैंने ऐसे काम किया कि फादर की जो एज थी वो तो मैंने कंसिडर कर ली, कितनी है, एक्स है। उनके दोनों के बच्चों की जो एज का जो सम था ना, मैंने उसी को कंसिडर कर लिया, वो कितना है, वाई है। अब बात को ध्यान से समझना। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्लियर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ध्यान से देखो क्या बोला गया है कि थ्राइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, मतलब किसकी एज की बात हो रही है, फादर की एज की बात हो रही है, कितनी है, एक्स है सर। तो जब भी आप किसी की एज की बात होती है, किसी भी नंबर की बात होती है, वो लिखो और उसके इक्वल लगा दो। उसके बाद में सम ऑफ एजेज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, और कितना है, सम ऑफ एजेज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन तो कितनी है बच्चों, वाई है सर। ये वाई है तो आप यहां पे क्या बोला, थ्राइस, तो इसका कितना, 3 इंटू, तो इक्वेशन कौन सी आ गई, 1। फिर क्या बोला, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर द एजेज जो है उसके बारे में डिस्कस कर रखा है। आफ्टर 5 ईयर देखो क्या हुआ, आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी, अब फादर की एज की बात हो रही है तो भाई 5 ईयर वो होंगे कितने, वो भी कंसिडर करते हैं हम। आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स the ages of father and his sum of, सम ले रखा ना अपन ने, सम ऑफ एजेज ऑफ हिज टू चिल्ड्रन बी विल बी, क्या विल बी, क्या क्या होगी भाई 5 ईयर बाद में, फादर की एज तो कितनी हो गई, x + 5 हो गई। अब उनके बच्चों की एज कितनी हो जाएगी बच्चों, y + 5, कितना, y + 5, यस और नो। यदि आप ऐसा सोच रहे हो ना तो गलत सोच रहे हो, y + 5 नहीं होगी, y + 10 होगी। क्यों भाई, मैं कह रहा हूं दो बच्चों की एज है, जैसे मान लो कि अभी दो बच्चे हैं, बॉय 1 बॉय 2, इन दोनों की एज को मिला कितना है अभी, 5 है। अब बच्चों ये जो बच्चा है अभी, ये जो बच्चा है अभी B1, इसकी एज अभी जो है वो बढ़ के कितनी हो गई, B1 + 5 हो गई 5 ईयर बाद। तो इसकी भी कितनी हो गई, B2 + 5 हो गई। तो देखो एज कितनी हो गई, B1 + B2 + 10 हो गई ना, अरे B1 + B2 + 10 हो गई ना। तो एज जो है वो 5 नहीं बढ़ेगी, वो दोनों की मिला के 10 बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो एज आएगी ना वो कितनी आएगी, x + 5 एंड y + 10 रेस्पेक्टिवली। क्लियर है। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो क्या आएगा, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। तो आफ्टर 5 ईयर्स इन इसकी एज तो कितनी हो गई, x + 5, और उसका कितना, ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ देयर एजेस। तो उनकी सम है कितनी है बच्चों अभी भी, y + 10। इसको और क्या लिख सकते हो, देखो x + 5 = कितना, 2y + 20। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, x - 2y = कितना,
15। ये इक्वेशन आपके सामने निकल के आएगी। और जब ये इक्वेशन आपके सामने निकल के आएगी तो आप इसको मान लेना इक्वेशन कौन सी, सेकंड। और अब ये आपका काम है, अब ये आपका काम है, आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, और आप y की वैल्यू निकालोगे या x की निकालोगे। x की वैल्यू निकालनी है, आप इनको सोल्व करके आपके पास जो भी वैल्यू है वो निकाल लेना। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही कर पाएंगे, टाइम काफ़ी हो गया है, इसलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। और बच्चों अब इस टाइम पर आपको आपका एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। यदि आप अभी इस टाइम पर यदि अपना एक डे भी, सिंगल डे भी यदि आप वेस्ट कर देते हो तो बच्चों वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि बच्चों यदि आप अभी एक दिन यदि ऐसे ब्रेक लेते हो बीच में कि नहीं आज तो सैटरडे है, संडे आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, यदि आप ऐसा करोगे अभी इस टाइम पे तो आपके ऐसे मान लो कि आप अभी 2-3 दिन पीछे चले जाओगे। यदि आप एक सिंगल डे का भी रेस्ट लेते हो तो आप ऐसे मानो कि 2 या 3 डे आप पीछे चले जाओगे। तो ऐसा इस टाइम पे बिल्कुल नहीं करना है। अभी इस टाइम पे हमें कंटिन्यूसली स्टडी करनी है। जितने आवर्स आप अपनी स्टडी को दे पाते हो उतने आवर्स आपको पढ़ना है, 6 आवर्स 7 आवर्स, जितने आवर्स आप अपनी स्टडी को दोगे वो आपके लिए बच्चों फ़ायदेमंद होगा। और बच्चों आपने जो पूरे साल आपने मेहनत की है, उस मेहनत का यदि आप अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हो तो आपको अगले जो भी डेज बचे हैं एग्ज़ाम के, उन डेज में आपको अभी पूरे मन से, पूरे तन से आपको लग जाना है। जब आप पूरे तन मन से लगोगे तभी आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होगा। और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों का स्कोर काफ़ी अच्छा हो। लेकिन उन बच्चों को मैं ज़रूर ये मैसेज देना चाहूँगा जो बच्चे अभी भी स्टडी को लेकर सीरियस नहीं है, अभी भी वो ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो कर लूँगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होना है। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे बच्चों, तब तक कुछ नहीं होगा। बच्चों आपकी मेहनत ही आपका रिजल्ट बना सकती है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है। आप जब मेहनत करोगे तभी आपका जो स्कोर है वो अच्छा होगा। और बच्चों इवन यहाँ पे बोर्ड क्लास की बात नहीं है, ये बच्चों ज़िंदगी का सबक है। यदि आप अच्छी मेहनत करोगे तो बच्चों आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, और नहीं करोगे तो आप समझ सकते हो। तो इसी के साथ बच्चों थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।